आवाज विशेष आवाज विशेष में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट प्रफुल्ल भालेराव आपको चुनिंदा उन शख्सियत से मिलाता हूँ जो देश और विदेश में अपने बातों से, अपने अनुसंधान से, अपने तर्कों से, अपने रिसर्च से दुनिया के जितने भी दुख है उसको हरने का काम करते हैं या उनके उसके ऊपर उपाय खोजने का काम करते हैं। आज हमारे साथ आवाज विशेष में एक विशेष व्यक्तित्व है जो मुंबई यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में एचओडी है, प्रोफेसर वैशाली बांबोले। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका ये जो सफर है, जिस तरीके से वो देश और दुनिया में काम करते हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी पे। हम देखते हैं कि दुनिया जिस तरीके से अभी इस वक्त में वर्तमान में दुनिया अलग अलग चीजों से परेशान है। जैसा देखिए हमने देखा है कि अभी बहुत सारे मैकेनिक्स यानी बहुत सारे केमिकल्स जिस तरीके से वॉर का चीजें हो रही है, ये सीधा का सीधा हमारे अर्थ के लैंड के जो वाटर पे अटैक कर रहा है। हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स तक की एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। जो जमीन से, सॉइल से जो उपजाऊ चीजें होती है, जो जिसको हम अन्न बोलते हैं, फूड बोलते हैं, उन चीजों में जो जिस तरीके से एक प्रकार से उन चीजों में संक्रमण हो रहा है, यानी उन चीजों को घातक रूप में इंसान एक विध्वंसकारी सोच के तहत हम हमारे प्लेट तक आ रहा है वो। तो एक वैज्ञानिक होने के नाते इस विश्व को आप बचाने के लिए किस तरीके से एक नजरिया रखते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सो ऐसा है कि इंटरनेशनल पीस ट्रीटी जो है वो तो सबको साइन करने के लिए जो वैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, फिर WHO भी निरंतर इस तरह काम करता रहता है कि ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वेलबींग की तरफ उनकी माने वो चले। पर अभी कुछ तो इस दुनिया को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे फोर्सेस भी होते हैं जो नेगेटिव डायरेक्शन में काम करते हैं। सो वैज्ञानिक लोगों का जो काम करने का नजरिया है, जो काम करने का जो ध्येय है, वो टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी है। वो उनकी हर कोशिश ये होती है कि किस तरह से ह्यूमन लाइफ जो है वो बढ़ाया जाए और जीने के अच्छे अच्छे नए तरीके है, हेल्दी लिविंग की तरफ वो काम करते हैं। सो अभी ये जो केमिकल वॉरफेयर है, जिस तरह से बायो वॉरफेयर है, ये जो नई तरह के जो टेक्निक आ रहे हैं, जो यानी पहले तो इंसान गन और पिस्टल से लड़ते थे, पर अभी हमने देखा कोरोना को भी एक तरह से बायो वॉरफेयर ही डिक्लेयर किया गया है। सो इस पर तरीके तो लैब में जो भी चीज डेवलप होती है उस पर एंटी ड्रग्स या एंटीडोट्स, तो वो भी लेबोरेटरी में एक तरफ ये शुरू काम होते हैं तो वो भी काम होते ही रहता है। सो ऐसा तो कुछ नहीं। तो अब देखते हैं हम भारत में, जैसा हम लोग हंगर इंडेक्स के अभी आंकड़े आए हैं रिसेंटली, हम लोग पूरे एशिया में पिछड़ रहे हैं। पहला ये मेरा पॉइंट है। दूसरा, उसी के साथ साथ हम पूरे के पूरे विश्व में डायबिटीज की हम कैपिटल होते जा रहे हैं। हमारा हर तीसरा चौथा इंसान ओबेस है। हम लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग, हमारा जो फार्मिंग है वो दिन प्रतिदिन वो और निचले स्तर पे जा रहा है। तो एक वैज्ञानिक होने के नाते, जो एक वैज्ञानिक मानवता के अनमोल रिश्ते के साथ जुड़ता है आपस में, उसके नाते आप एक ह्यूमैनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो चीजें हम जो देख रहे हैं हमारे वर्तमान में हम फेस कर रहे हैं, तो इसके किस उपाय की तरफ आप सोचते हैं? सो हमें तो पता है कि इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, उसमें सबसे जो प्रमुख पर था, तो वो दो चीजें थी। एक तो जो भगवान बुद्ध ने जो दी मेडिटेशन का रास्ता, और जो हमारे पास आयुर्वेद का जो चिकित्सालय पे जो हम काम करते थे। सो माइंड और बॉडी, इस पर हमारे ऋषियों ने ही काम किया है। मैंने उस जमाने से मीन्स मान लीजिए कि कम से कम 5000 साल से इंडिया इसमें सबसे टॉप पर रहा है। अभी ये जो ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ये केवल इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड का ही प्रॉब्लम है। सो हमें क्या करना है कि हमारे ही जो तकनीकी, जो हमारे जो एस्टेब्लिश जो साइंसेस है, उसी को ही रिवाइज करना है। सो ऐसा कोई चीज नहीं है कि वन मेडिसिन फॉर ऑल। सो हमको हमारे आयुर्वेद का, हमको हमारे पुरातन काल के यानी लिटरेचर का बेसिस लेकर नया जो विज्ञान है उसको उसमें
डालकर उसको एक प्रॉपर ब्लेंड करके एक हमको नया साइंस दुनिया को देना है, और वही हम करते आ रहे हैं कि हमारे पास से इसका नॉलेज था ही, माने आयुर्वेद के जो वनस्पति से जो औषधि है। और फिर अभी हम देखते हैं कि जैसे अभी मेरे कुछ 14 पेटेंट है, उसमें से 7 तो हल्दी पर है। तो हम फिर से उसी मार्ग पर जा रहे हैं, हम अपने ही जो ओरिजिनलिटी है कि हम अपने ओरिजिन के ही तत्वों से हम इसमें नया साइंस ऐड करके जो अलग अलग तरह की बीमारियों का भी रूप बदल गया है, जो उसके लिए हम सॉल्यूशंस निकाले रहे। तो हमारे वैज्ञानिक का यही काम है। आपने इंटरनेशनल ट्रीटी की बात की शुरुआती में, जब हम बात कर रहे थे, हम वार्तालाप कर रहे हैं आपसे, तो जिस तरीके से हम WHO के गाइडलाइन को हमारे कैपिटलिस्ट मोस्ट जो मैगजीन हम देखते हैं, बिजनेस मैगजीन देखते हैं, हम करेंसी मैगजीन्स देखते हैं, तो जिस तरीके से WHO के जो गाइडलाइंस है या FCI जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके जो गाइडलाइंस है, क्या एक भारत का व्यापारी एक भारतीय नागरिक होने के नाते उन सारे मापदंडों को मानता है, या जिस तरीके से वो हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यापारियों पे एलिगेशंस लगते हैं कि उन्हें बहुत सारी चीजें को प्रिज्यूम कर लिया या वो बहुत सारी चीजें करप्ट हो चुकी है, तो इन सब चीजों को एक वैश्विक वैज्ञानिक होने के नाते आप भारत की सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी ईश्वर की देन है कि हम भारत ये एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है और पूरी दुनिया में नंबर 3 पर है। तो जहाँ तक फार्म प्रोड्यूस की बात आती है, ये तो हमारी एक उपजाऊ जमीन की तो हमें देन ही मिली हुई है, और हमारे पास उसकी अभी ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, इसमें हमने काफी कुछ नई नई तकनीकें ढूंढ के निकाली है, जिससे हमारा फार्म प्रोड्यूस तो एकदम टॉप पर है। पर उसके बाद जो फूड चेन जो होती है, जिसे हम कहते हैं फ्रॉम फार्म टू प्लेट, तो इस फूड चेन के प्रोसेस में हम प्रोडक्शन में तो सबसे आगे है, मैं कहूँगी कि नंबर 3 है, हम लोग पहले 5 में हैं। पर उसके बाद जो फूड चेन का जो प्रोसेस है, फूड प्रोसेसिंग, इसमें हमारी जो नीतियाँ हैं वो ठीक नहीं है। कहीं यहाँ पर काफी कुछ गवर्नमेंट कुछ एक्सपोर्ट पॉलिसीज है जो हमारे लिए प्रमोटिंग है, एक दो कुछ मैं ये नहीं कहूँगी बहुत, और हमारे जो फूड प्रिजर्वेशन के जो टेक्निक्स है उसमें ज्यादा काम नहीं हुआ है। सो इसके कारण ये होता है कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बहुत बार रिजेक्ट हो जाता है। सो हम साइंटिस्ट का काम ये रहता है, और हमारे बिजनेसमैन और हमारे जो मर्चेंट्स है उनका काम ये होना चाहिए कि हम किस तरह से हमारा वैल्यू प्रोडक्ट है, जब हम एक्सपोर्ट वैल्यू हम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो उसका वैल्यू एडिशन हम किस तरह से करें, उस पर हमारा काम होना बाकी है। ये मैं कहूँ अभी जैसा यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलीज हो चुका है ना, उसमें फूड का उन्होंने काफी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करके उन्होंने काम करने को पूरे देशों को गाइडलाइन दिया है। पर हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस भूभाग में रहते हैं, यहाँ पे जो रीच है वो और रीच होते जा रहा है, और जो पुअर है और वो पुअर होते जा रहा है। कुछ कम्युनिटीज ऐसी है या कुछ ऐसी सोसाइटी है जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो WHO बोल रहा है कि हम लोग सब्सिडी देते हैं। यूनाइटेड नेशन का ह्यूमंस प्लैनेट 50-50 की बात हो रही है कि वुमेन्स का 50% प्लैनेट रहेगा और मेल्स का 50% प्लैनेट रहेगा, यहाँ तक हम बात कर रहे हैं। तो इस बायस सोसाइटी में एक न्यूट्रिशंस की वैल्यू को समझ के या उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ाते हुए आप किस तरीके से इनका और उपाय सोचते हैं? क्योंकि अगर से हम एक वैज्ञानिक सोच की खुद को हम जैसा सोच रहे हैं, तो भारत की सरकार को भी जिस तरीके से गांव में, विलेज में अभी हम जाएंगे तो उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सारी चीजें मुहैया कराती है और उनको मिल नहीं पाती है वो चीजें। तो ये सब चीजें इन हालातों में, तो ये जो प्रिजर्व का जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, तो इसमें आप किस तरीके से योगदान करना चाह रहे हैं यानी सरकार के साथ? ऐसा है कि लास्ट ईयर मीन्स 2022 वाज ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो हमें सबको पता है कि सस्टेनेबिलिटी के कुछ 17 गोल्स WHO ने डिफाइन किए। सो उसमें पहले 3 जो गोल है उसी में मैं ज्यादातर काम करती हूँ। एक तो वेलबींग का है, थर्ड नंबर पर है फूड सस्टेनेबिलिटी और आत्मनिर्भर भारत। यही मेरे काम करने के ज्यादातर क्षेत्र रह चुके।
अभी ये जो साल है ईयर 2023, दिस इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। सो मिलेट्स का भी हम देखते हैं कि जो कुछ 18 टाइप के जो मिलेट्स है उसमें से मैक्सिमम मिलेट्स जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। और हमारा आप खाने का प्लेटर जो है इंडियन क्यूसिन्स है उसको अगर आप देखोगे तो इसमें सदा से ही ज्वार बाजरी इसका हमारा प्राचीन फूड रहा हमारा ये प्राचीन फूड रहा है। और ये जिससे हम अभी दूर हो चुके हैं। जिससे हम दूर हो चुके हैं। वही बात घूमकर हमें विदेशी आके समझाते हैं कि अभी मिलेट खाइए, मिलेट में आयरन है, फाइबर्स है, सभी न्यूट्रिएंट्स है। और मिलेट को हम इसलिए ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि इससे क्वालिटी ऑफ सॉइल जो है वो बरकरार रहती है। सो इतना जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है उसी चीज को हमको ठीक से समझना है, उसी चीज को हमको ठीक से जानना है। अगर हम उसकी राइट साइंटिफिक टेक्निक जान लें तो इंडिया वैसे भी पूरी दुनिया इंडिया के तरफ मीन्स अभी हम देखते हैं कि इंडिया इज सपोज टू बी द यंगेस्ट नेशन। पूरी दुनिया में जो यंग लोगों की जो मात्रा है वो पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा है। सो द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया एज अ स्किल्ड लेबर, फॉर स्किल्ड इंटेलेक्चुअल लेबर। या सो अभी जो इतने सालों से जो हो रहा था जिसे हम कह रहे थे कि ब्रेन कि यहाँ के जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे थे वो बाहर जाते थे और इसके कारण उनका इंडियन नेशन को ऐसा कुछ बहुत सा फायदा नहीं हो रहा था। सो अभी पोस्ट कोरोना के कारण क्या हो गया कि वर्क फ्रॉम होम है और डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम था वो अभी रहा नहीं। मीन्स वर्चुअल एजुकेशन हो गया या आप यहीं से बैठ के अमेरिका की यूनिवर्सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। सो कोरोना के बहुत ज्यादा फायदे तो इसमें का मैं ये सबसे बड़ा फायदा समझूंगी कि इसमें जोग्राफिकल डिस्टेंस मैटर नहीं करता। जो हमारे देश का जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन जो होके जो बाहर जा रहा था वो अभी अगर हम यही रिटेन कर पा रहे हैं तो हम तो वी आर नोन फॉर अवर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। सो वो ये होशियार बच्चे जो वहाँ जा रहे थे ये जब बैक इंडिया के लिए काम करेंगे और जो इंडिया को नेचुरली गिफ्ट है जैसे कि बेस्ट लैंड, हमारी क्वालिटी ऑफ फूड भी जो देखते हैं हम कि वो भी इंडिया का बेस्ट होता है। यानी जो जमीन से जो निकल रहा अभी उसको रिटेन करना है, उसको अच्छी तरह से हमको प्रेजेंट करना है, उसका वी हैव टू ऐड द राइट वैल्यू टू द प्रोडक्ट। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को हमारी जो बातचीत हो रही है उनके इंटेलेक्चुअल को भी न्यूट्रिशन मिले। भले ही जो सरकारें हैं वो न्यूट्रिशन ना दे पाए पर जो आपकी वाणी है, जो आपकी बातचीत है, अगर से उसी से आपको न्यूट्रिशन मिलता है तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें सार्थक हो। हाल ही में मैडम आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से अवार्ड मिला। आपका जो नोबल कॉज है, नोबल काम है, तो उसकी आपकी क्या फीलिंग्स थी उसके बारे में? आप क्या यानी आप कैसे क्या प्राउड फील कर रहे थे एज ए इंडियन? सो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब मुझे इंटरनेशनल वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड मिला इस साल का, सो मुझे एक भारतीय होने पर नाज था और वो भी वुमेन साइंटिस्ट होने पर। उसी के वेरी रिसेंटली हमने चंद्रयान मिशन देखा ही था और इस मिशन में बहुत सारी महिलाओं ने बहुत योगदान दिया है। सो मुझे मैं समझती हूँ कि उन सभी महिलाओं को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ये अवार्ड केवल मेरा नहीं है पर उन सभी महिलाओं का है जिनको उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। सो मैं ये उन सबको और पूरी दुनिया में जो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिला जैसा कुछ नासा के भी आपके अनुभव हो सकते हैं। सो ये मेरा एक जो कुछ पेटेंट है उसमें का जो सबसे इम्पोर्टेंट इनोवेशन है वो है फूड सस्टेनेबिलिटी में, मींस प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। सो मैंने काम किया है इंडियन रेडी टू ईट फूड को का शेल्फ लाइफ बचाने का, मींस बढ़ाने का। जैसे कि अभी मेरे प्रोसेस से बनाई हुई इडली डोसा इंडियन रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट फूड आप 3 साल से ज्यादा तक उसे आप फ्रेश पाओगे। सो इस टेक्निक का इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो प्रोसेस मैंने इजाद किया ये ग्रेन्स जैसे ज्वार बाजरी और ये मैंने फूड ग्रेन्स को अप्लाई हो सकते हैं, फ्लावर्स को कर सकते हैं आप। इससे मैंने बैक्टीरिया और वायरस दोनों भी चीज़ों पर हम इससे अनाज को बचा सकते हैं। तो जब हमारा इतना बड़े क्वांटिटी में फूड प्रोड्यूस हो रहा है और अगर हमने इसको एक ऐसे साइंटिफिक तकनीक से उसे बचाया भी, प्रिजर्व भी किया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेविंग भी है और अपने आप में रिवॉल्यूशन तक है। हाँ, जैसा हम प्राचीन भारत में या फिर दुनिया के इतिहास में हम देखते हैं जैसा मेसोपोटामिया हुआ या फिर इजिप्टियन सिविलाइजेशन हुआ,
या फिर हम माया देखते हैं, इंका देखते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो देखते हैं, वहाँ जो भी अभी एक्सिबिशन हो रहा है, कार्बन 14 आ चुकी है, स्टोन की एज मालूम चलती है, वहाँ जो सीड है उसकी एज मालूम चलती है। तो उनका जो टेक्निक था, तो ये जो टेक्निक है कुछ आपको हेल्प किया? क्योंकि हम देखते हैं कि माया सभ्यता में 6-6 महीने तक वो फूड को प्रिजर्व करते थे। हम कश्मीर में देखते हैं 6-6 महीने तक वो फूड को प्रिजर्व करते हैं, वहाँ कीड़ा भी रेशम का लगता है। तो ये जो चीजें हैं हमारे एंशंट भारत में या एंशंट हमारे भूभाग में कहीं ना कहीं ये इतिहास में दबी थी, जो आपको हेल्प किया ये रिसर्च में आपको। सो इंडियन जो आचार है, हम हमारे पास प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स हमारी ट्रेडिशनल काफ़ी थी। हमारे कंट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम ट्रॉपिकल कंट्री में आते हैं, तो हमारे पास सनलाइट ही बहुत है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग सनलाइट के द्वारा ही ड्राई करते हैं और उसे प्रिजर्व करते हैं। या नीम की पत्ती क्रश करके, जैसे हमने देखा हमारे घर में हमारे नानी ग्रैनीज जिस तरह से प्रिजर्व करती थी। सो वो तो टेक्निक जो सदियों से चली आ रही है, जैसे नमक में ज़्यादा डाल के वगैरह, वो तो चलती ही आ रही है। पर हर चीज को वही टेक्निक नहीं बचा सकती। अगर आपको स्प्राउटिंग ऑफ अनियंस बचाना है या पोटैटो का स्प्राउटिंग बचाना है, तो शायद ये वो एक अलग तरह से बचा सकते हैं। तो वो वैसा उस तरह का काम के लिए मैंने जो इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन टेक्निक का सजेशन किया है और उसके राइट मात्रा के जो डोज ढूंढ के निकाले, सो वो मेरा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फूड सस्टेनेबिलिटी। और बाकी के तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज से फूड प्रिजर्व किया जा सकता है, फूड या फूड ग्रेन्स। सो उसे कहते हैं कि हर्डल टेक्नोलॉजी। सो एक फूड के लिए कम से कम 3-4 टाइप के हर्डल टेक्नोलॉजी लगती है, तब जाके उसकी शेल्फ लाइफ आप 1 महीने से 4 से 5 साल तक भी बढ़ा सकते हो। कुछ एक हमारी जो गृहिणी है, जो दर्शक है, जो आपको देख रहे हैं, एक इंस्टेंट अफर्मेटिव एक्शन के तहत आप उनको कुछ टिप्स बता पाएंगे तो आप साझा कर सकते हैं कि जो उनके कुकिंग के सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाए। ये बड़ा कठिन सवाल है। अभी जैसे देखिए कि फ्रूट्स जो है उसे एक नया तरीका, जैसे हम लोग जाम्स बनाते ही थे पहले, सभी डिहाइड्रेशन एक बड़ी अच्छी टेक्निक है ये, जिसे आप स्लाइस करके बना के सकते हैं। या एक सिंपल ट्रिक मैं जैसे देना चाहूंगी कि जो आपके नींबू है उसके जो छिलके हैं जो हम फेंक देते हैं, उसके छिलके में भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। सो अगर आपने उसको आपके फ्रीजर में रख दिया, फ्रीजर में डीप फ्रीज में, तो वो कड़क हो जाते हैं और वो आप उसको जस्ट सिंपली क्रश करके आप किसी भी चीज पर एक पाउडर बनाकर पोहा पे इस पे डाल दोगे, तो इट इज मेडिसिन एज वेल एज इट एनहांसेस द टेस्ट। ओके, थैंक यू। इंसान जब अपने मस्तिष्क को ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू के साथ सिलता है और उसे सहेजता है और समेटता है, तो एक इंसान नमूना जो हम देख पा रहे हैं, जो विश्व ने उनकी मान्यताओं को माना है और उनके पेटेंट के रूप में 14 पेटेंट, ये कम बात नहीं होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इंसान अपने मस्तिष्क के साथ जब जीता है और ही संजीदा होके और ही अपने कार्य कुशलता के साथ और आगे बढ़ाता है, दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ वो अपने प्रयोगों को रखता है। आप देख रहे थे आवाज इंडिया टीवी। थैंक यू, धन्यवाद।